आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात का समय था। जल्दी पहुंचने के लिए हमने एक शॉर्टकट के रास्ते से जाना ज्यादा सही समझा। उस रास्ते से हम पहले कभी नहीं गए, इसलिए मैंने गूगल मैप्स की मदद से उस रास्ते का पता लगाया। वहां पहुंचने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया, पर हमने उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार सुना था कि यह रास्ता छलावे के लिए मशहूर है और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता, मगर हमें पुणे जल्दी पहुंचना था, इसलिए उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। वहां पर एक बूढ़ी औरत हमें दिखाई दी। हमने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह रास्ता पुणे की तरफ ही जाता है। हम थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मैंने पापा को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है, पर तभी अचानक मेरे दादाजी को एक काला साया तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाइक पर अचानक गन लेकर हमारी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। वो काफी गुस्से में था। उसने हमें रोकने की भी कोशिश की। इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता, पापा ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे चलने पर हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई और बाद में एक अज्ञात शख्स हमारी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, साहब, मैं अंधेरे में रास्ता भटक चुका हूं, क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? मैं एक कार मैकेनिक हूं, आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूं। गाड़ी ठीक करने के बाद पापा ने उसे हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ते में वो हमसे कहने लगा, साहब, ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है। यहाँ से रात के वक्त गुजरने पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। वो छलावा किसी भी मृत व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भटका देता है और बाद में उन्हें मार डालता है। शुक्र है कि आप उस मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी से बच गए। वो एक छलावा ही था। अगर आप कुछ देर और रुकते तो वो आपको मार डालता। रास्ते में थोड़ा हल्का होने के लिए हम सब रुके और जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस आदमी की लाश खून से लथपथ हमारी गाड़ी में पड़ी है। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन जब तक मेरे मम्मी पापा आए वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत भाग निकले। तभी हमने देखा कि रास्ते में एक माइलस्टोन जिसमें लिखा था पुणे 33 किलोमीटर बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। इसलिए मेरी बड़ी बहन कविता ने गाड़ी से उतरकर उस पर एक निशान लगा दिया, पर हमने देखा कि हम घूम घाम कर वापस उसी माइलस्टोन के पास पहुंच जाते हैं। हम कुछ देर के लिए वहीं पर रुके और तभी कुछ ही दूर हमें एक रोशनी दिखाई दी। हमें पता चला कि वो एक चाय की दुकान है। वहां हमने कुछ खा पी लिया। तभी मेरी माँ को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि छलावा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है, लेकिन मोबाइल के कैमरे को नहीं, और उन्होंने मोबाइल से हम सब की फोटो खींची तो जो हमने देखा उससे हम सब के होश उड़ गए। हमने देखा कि उस तस्वीर में चाय की कोई दुकान थी ही नहीं। हम लोग फटाफट वहां से भाग निकले और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए। उतने में मोटर बाइक पर सवार वही गन वाला आदमी हमारे पास आ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मैंने आपसे मना किया था ना कि इस रास्ते से मत जाओ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, क्या आपने उस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? इतना कहकर उसने हमें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन कविता कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। वह नजरें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। उनकी आंखों में मैंने कुछ शैतानी चीज देखी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो अचानक अंधेरे में गायब हो गई। हम उसे ढूंढने लगे तो उस पुलिस वाले ने हमें गन पॉइंट पर रोक लिया और कहा कि ये छलावे की एक चाल है। वो आप सबको अलग करेगा और फिर एक एक करके सबको मार डालेगा। वो कविता नहीं बल्कि उसके रूप में एक छलावा ही था। आप सब मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे दादाजी ने उसकी बात नहीं सुनी और कविता को ढूंढने निकल पड़े। वो पुलिस वाला हमें अपने थाने ले आया। वह बोला, अब आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल जिस आदमी को आपने लिफ्ट दी थी उसकी मौत आज से 1 हफ्ते पहले
एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह सुनकर हम लोग बेहद चौंक गए। तभी हमने दादाजी को वहां आते हुए देखा, लेकिन उनका बर्ताव देखकर हम सबको कुछ अजीब लगा। कविता की तरह वह भी हमसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। हमने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी ने मोबाइल फोन से जब दादाजी की तस्वीर निकाली तो देखा उस तस्वीर में कोई नहीं था। हम तुरंत समझ गए कि अब छलावे ने दादाजी का रूप ले लिया है। उतने में कविता भी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ पहुंची। शुक्र की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही सलामत थी। उसने कहा कि जब हम लोग चाय की दुकान से भाग रहे थे तब वह अचानक अंधेरे में रास्ता भटक चुकी थी और किसी तरह हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ पहुंची। अगली सुबह उस पुलिस वाले की मदद से हम वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उस माइलस्टोन के पास जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी वहां हमें दादाजी की लाश मिली। इस हादसे में मैंने अपने दादाजी को खो दिया। साथ ही साथ जिस पुलिस वाले ने बचने में हमारी मदद की थी उसको बाद में फिर कभी नहीं देखा गया। मेरा नाम अर्जुन है। जो घटना मैं आपको बताऊंगा वह तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे कॉलेज की तरफ से जंगल के लिए एक टूर जा रहा था जिसमें मैं भी शामिल था। ठंड का मौसम था, इसलिए हम सब आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने चले गए। मैं निकला तो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं जंगल की खूबसूरती में खो गया और ना जाने कब बहुत दूर निकल गया। अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने से मैं पूरी तरह भीग चुका था। कहीं मुझे ठंड ना लग जाए इसलिए मैं आसपास कोई शेल्टर ढूंढने लगा कि तभी मुझे एक लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दी और दूर से ही देखकर लग रहा था कि उसमें बहुत से लोग रहते हैं। मैं भागता हुआ उस बिल्डिंग में जा घुसा और एक नर्स से टकराते हुए बचा। वो नर्स मेरी हालत देखकर कहती, बहुत भीग चुके हो, बाईं और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर कोई भी मिले तो उससे कहना कि सिस्टर जूलिया ने मुझे सूखे कपड़े देने को कहा है। मैं कुछ कदम आगे ही चला कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर जब पीछे मुड़ा तो देखा कि आर्मी की वर्दी में एक नौजवान खड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और ये एक आर्मी हॉस्पिटल है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने उसे जूलिया नर्स की कही हुई बातें बता दी कि तभी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वह बोला, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? चलो मैं तुम्हें कपड़े देता हूं, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो मैं कैप्टन विनोद के साथ उनके कमरे में चला गया जहां उन्होंने अपनी अलमारी में से मुझे कुर्ता पजामा दिया। मैं कपड़े बदलने जब बाथरूम में गया तो मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी जो खून से भरी हुई थी। मैं घबराकर बाहर निकलने लगा कि तभी मेरी नजर बाथरूम में लगे आईने पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। उस आईने में मेरा शरीर तो दिख रहा था लेकिन मेरा सिर गायब था। यह सब देखकर मैं बेहद घबरा गया। मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं वहां से भागने ही लगा कि अचानक मुझे कैप्टन विनोद की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तो तुमने सब कुछ देख लिया, जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। फिर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, सैनिक लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम बहुत दूर आ चुके हो और शायद आज अपने साथियों के पास नहीं पहुंच सकोगे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जीप में वापस छोड़ आऊंगा। मैं थोड़ा रिलैक्स होकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, एक बार दुश्मन देश के 2 सैनिक धोखे से हमारे सैनिकों के भेष में यहां पर एक घायल सैनिक को ले आए। हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला, पर अचानक अपने घायल साथी को हमारे बीच पाकर हम सब बहुत खुश हुए और बिना जांच पड़ताल किए हमने उन 2 सैनिकों को गेस्ट रूम में ठहरा दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे का पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में तब्दील हो गया और बदकिस्मती से उस ब्लास्ट में कोई नहीं बच पाया। कैप्टन की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा कि यह अस्पताल तो बिल्कुल सही सलामत है और अगर उस ब्लास्ट में कोई नहीं बचा तो आप कैसे बच गए? ये सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई और वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, यह घटना तो 10 साल पहले घटी थी और मैं तो 50 साल पहले ही मर चुका हूं। यह सुनकर मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि वह सब मुझे ढूंढ रहे थे कि तभी एक आर्मी ऑफिसर तुम्हें अपनी गाड़ी में हमारे पास ले आए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की
लेकिन वे ये कहकर चले गए कि उन्हें एक जरूरी काम है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे कैप्टन विनोद थे, तो सबने हाँ में जवाब दिया। और अगले दिन मैं सबको लेकर उस अस्पताल की तरफ गया तो जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वहां अस्पताल की जगह एक जला हुआ खंडर था जिसके एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था द आर्मी हॉस्पिटल। आज भी इस घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है।